नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जिस तरह से हमारी दिनचर्या बदल रही है आज के वक्त में, जिस तरह से हमारा रहन सहन, हमारा खान पान बदल रहा है, ऐसे में कई प्रकार की बीमारियां हमें आसानी से घेर लेती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए या पीड़ित होने के बाद हम कई तरह की इलाज की पद्धतियों को भी अपनाते हैं। ऐसे में दर्शकों, आज हम एक ऐसी पद्धति की बात करने वाले हैं जिसमें ना तो हमें दवा लेने की जरूरत पड़ती है और ना ही वैक्सीनेशन। जी हाँ, आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक्यूपंक्चर की। आप सभी ने एक्यूपंक्चर के बारे में, आप सभी को थोड़ी बहुत जानकारी तो अवश्य होगी, लेकिन जब भी हम एक्यूपंक्चर की बात करते हैं दर्शकों, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोचक इस विषय को लेकर हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसीलिए आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम एक्यूपंक्चर को और भी करीब से समझेंगे, इस पद्धति को करीब से जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से एक्यूपंक्चर के जरिए गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार द्विवेदी जी हैं। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर द्विवेदी जी, एक्यूपंक्चर की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपके जरिए जानना चाहेंगे कि एक्यूपंक्चर की ये विद्या क्या है, कितने वर्षों पुरानी ये विद्या है और किस तरह से इस विद्या के जरिए इलाज किया जाता है। मूलतः ये एक्यूपंक्चर पुरानी की ये सदियों पुरानी है। ईसा से ये कुछ 100 साल पहले, कम से कम ईसा से कुछ 100 साल पहले ये प्रचलन में थी। आश्चर्य होगा, ये पद्धति तब से प्रचलन में थी जब मेटल का यानी धातु का भी आविष्कार नहीं हुआ था। प्राचीन समय में पत्थर की सुइयां लगाकर खास बिंदुओं पर और इससे इलाज हुआ करता था। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पद्धति कितनी अधिक प्राचीन रही होगी। फिर भी ईसा से 400-600 वर्ष पहले की इस पद्धति को माना जाता है, कम से कम, यानी कि 2500 से 3000 वर्ष पहले तो इसे माना जाता है। और एक मिसकंसेप्शन है सभी जगह, या मान्यता है सभी जगह, कि ये मूलतः चीनी चिकित्सा पद्धति है। ये सबसे पहले ही बातचीत में मैं ये दर्शकों के लिए और सभी के जानकारी के अपडेट करने के हिसाब से बताना चाहूँगा कि ये चीनी चिकित्सा पद्धति नहीं है। मूलतः ये पूर्णतया भारतीय चिकित्सा पद्धति है। हाँ, और ये प्राचीन समय से भारत में इस्तेमाल होती थी। मैं आपसे ही पूछता हूँ, पैरों में बिछिया, कान में कुंडल, नाक में नग पहनते हैं, हमेशा से हुआ है। हमारी माताएं बहनें आप सब लोग पहनते रहते हैं, ठीक है। हाथों में चूड़ियाँ भी पहनते हैं, ठीक है। ये सब बस पहनना है, बस क्यों पहनना, बस पहनना है। पुराने लोग ये करते रहे हैं। लेकिन कान को प्रिक करना है, ये एक्यूपंक्चर हुआ है। इससे मूलतः पक्षाघात, अनिद्रा, ये पॉइंट्स यहाँ पर रहते हैं। हाथ में चूड़ियाँ पहनने से, पुरुष कड़ा पहनते हैं या हमारे यहाँ कलावा पहना जाता है, ठीक है। इससे प्रोस्टेट या मूत्राशय से संबंधित बिंदुओं पर दबाव पड़ता है, काम होता है। हमारे यहाँ सनातन समय से जनेऊ की व्यवस्था है, जनेऊ पहनते थे। बाथरूम जाते समय जनेऊ कान में लपेटते हैं। इससे एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स का दबाव होता है। ये भी प्रोस्टेट में विशेष रूप से या मूत्र संबंधी तमाम परेशानियों में ये बेहद लाभकारी होता है। लेकिन क्या है कि हम इसके मूल से भटक गए और प्राचीन बौद्ध यात्रियों के द्वारा, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और यात्रियों के द्वारा ये विद्या चीन पहुंची और वहाँ इन लोगों ने इसे पोषित और पल्लवित किया। शुद्ध भाषा में कहूँगा, ये उन्होंने बहुत ही नर्चर किया और इस पर मेहनत की और काम किया, डेवलप करके, और इसे पूरी तरह चाइनीज स्वरूप दे दिया। यहाँ से बहुत सी प्राचीन विद्याएं गई हैं। ताइक्वांडो, जिसे हम लोग समझते हैं कि शायद ये चाइनीज विद्या है, लेकिन ये पूर्णतया भारतीय विद्या है। बोधिधर्मन नामक एक प्राचीन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो चीन गए भारत से और वो ले गए।
तो खैर हम अपने वापस एक्यूपंक्चर के टॉपिक पर ही लौटते हैं। तो ये मूलतः चाइनीज़ नहीं है, ये मूलतः भारतीय चिकित्सा पद्धति है। और बस अब पिछले कुछ समय से जी प्रचलन में फिर आई है, लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को मालूम चल रहा है और इसके खासकर बेनिफिट्स मालूम चल पा रहे हैं। बिल्कुल, लोग कहीं ना इसे कहीं स्वीकार मूलतः जो इसका मूल है इस विद्या का वो भारत ही है। डॉक्टर साहब, अब आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि ये जो विद्या है एक्यूपंक्चर, किस तरह से बीमारी का इलाज इसमें किया जाता है। अभी आपने प्रेशर पॉइंट्स की भी बात करी, तो किस तरह से जो प्रोसेस है इस विद्या के जरिए बीमारी को ठीक करने का कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? मैम, इस्तेमाल की जाती हैं वो पॉइंट मैं सेकेंडरी लूँगा। मैं पहले आपके उस बात पर आऊँगा कि ये बेसिकली काम कैसे करती है एग्जैक्टली कि लोगों को ये आश्चर्य लगता है कि ये विद्या काम कैसे करती है। मैं सरल भाषा में समझाने के लिए करूँगा। जैसे कि सभी अंग, हमारे शरीर के सभी अंग अपना अपना काम करते हैं, चाहे हार्ट हो, लीवर हो, लंग्स हो, किडनी हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सारे अंग ये उसी तरह से हैं जैसे हारमोनियम में 7 सुर काम करते हैं। सातों सुर अगर बराबर बज रहे हैं तो अच्छी से अच्छी धुनें निकलती हैं। संगीत से भी इतनी अच्छी धुनें निकलती हैं कि या तो पत्थर भी फट जाते हैं या आसमान से बारिश हो जाती है। इतना अधिक शक्तिशाली है, केवल अच्छी सातों सुर अच्छे से बजते हैं। उसी तरह से शरीर के सारे अंग अगर हार्मोनी में काम करते हैं तो शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहता है। और जैसे ही कोई शरीर का अंग अधिक काम करने लगता है या कम काम करता है तो सारा सामंजस्य बिगड़ जाता है और शरीर बीमार पड़ जाता है। अब आप कहेंगे कि कम का तो समझ में आता है, अधिक काम करने का क्या हुआ? जैसे हाइपर एसिडिटी हो गई, अधिक एसिड का प्रोडक्शन हुआ तो उसे एसिडिटी हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा काम कर रहा है, हाइपरटेंशन हो गया, तो ये अधिक हो कम काम करने, मान लो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया तो अंग कम काम कर रहा है। तो ये जब डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं तब शरीर बीमार पड़ता है। और बेसिकली एक्यूपंक्चर के थ्रू शरीर इन सारे डिफरेंट ऑर्गन्स की अलग अलग अंगों की ऊर्जा को बैलेंस करते हैं, सारे अंगों की ऊर्जा को बैलेंस करते हैं और शरीर को हार्मनी में रखते हैं, तब शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। और अब इस पॉइंट की कैसे करते हैं, बेसिकली हमारे सारे अंगों की बॉडी को 14 मेरिडियंस में डिवाइड किया गया है। एक स्किन से आधे सेंटीमीटर नीचे, अब इमेजिनरी कह सकते हैं, चैनल्स हैं जिनमें एनर्जी का फ्लो होता है। जैसे पुराने समय में आपने सुना होगा, आज भी जानते हैं कि ओज, हमारे भारतीय पद्धति में बोलते हैं ओज, ऊर्जा को ओज बोलते हैं। चाइना में ची बोलते हैं, जापान में कुई बोलते हैं, उसके अलग अलग नाम दिए हैं। और वेस्ट में बायो एनर्जी बोलते हैं और हमारे यहाँ इसे ओज बोलते हैं, प्राण ऊर्जा। इस प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है डिफरेंट मेरिडियंस में, 14 मेरिडियंस में बॉडी को डिवाइड किया है। जब ये स्मूथ फ्लो होता रहता है वी आर हेल्दी, जब ये डिस्टर्बेंस होता है तो पेशेंट बीमार हो जाता है। एक्यूपंक्चर के थ्रू इस बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। इस तरह से काम करती है। और किस तरह से ये बैलेंस को मेंटेन किया जाता है, किन चीजों के जरिए किया जाता है। और जो है? पॉइंट्स होते हैं, एग्जैक्टली आपने बराबर बात कही, एकदम बराबर बात है। जो पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स इस एनर्जी का एक्सचेंज पॉइंट कह सकते हैं या एक्सचेंज जंक्शन कह सकते हैं, कि वो होते हैं जहाँ से एक दूसरे से एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो पंक्चर से उन्हीं पॉइंट्स को या तो सप्रेस करते हैं या एनहांस करते हैं एनर्जी के एक्सचेंज को, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह नॉर्मल होता है और अंग जो होते हैं या बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं और बीमारी दूर होती है। बेसिकली इट्स अ इनर हीलिंग प्रोसेस जो कि इन्हांस की जाती है बॉडी की, और बॉडी अपने आप को ठीक करती है। यही मूल इसका तरीका है। बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, जब जब एक्यूपंक्चर की बात आती है तो दिमाग में एक्यूप्रेशर पद्धति भी आती है, तो इन दोनों पद्धतियों में क्या समानताएं, क्या असमानताएं हैं, किस तरह से ये दोनों पद्धतियां एक दूसरे से भिन्न और सिमिलर कहीं ना कहीं हैं? आपने एकदम बढ़िया सवाल किया सोनाली जी। बेसिकली अधिकतर लोगों को, और मैं कहूँगा कि मोस्टली क्या सभी लोगों को ये मन में कन्फ्यूज़न होता है कि एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, क्या है, दोनों एक हैं कि दोनों अलग अलग हैं। बट आई थिंक जो सच्चाई ये है कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर एक ब्रॉड विधा है और एक्यूप्रेशर उसका एक हिस्सा है। ये बेसिकली ऐसा है कि एक्यूपंक्चर हमें एक, और एक्यूपंक्चर से इनर हीलिंग होती है, एक्यूप्रेशर से भी हीलिंग होती है, बट एक्यूप्रेशर प्रोवाइड्स इंस्टेंट रिलीफ आल्सो। मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न तरीके के मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में मैं एक्सप्लेन ऐसे इसके करना चाहूँगा, दर्शकों की सुविधा के लिए समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लो मलेरिया का रोग हो गया, तो मलेरिया में 5-6 दिन दवाई चलती है आमतौर पे, एंटी मलेरियल दिया गया कोई ड्रग, मलेरिया के वीरों को कई चलते रहते हैं, एंटी मलेरियल कोई ड्रग दे दिया एक, प्लस साथ में एंटीपायरेटिक बुखार का भी दिया गया, प्लस कुछ एसिडिटी का भी दे दिया कि पेशेंट को ऐसा एक बी कॉम्प्लेक्स दे दिया, कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स हो गया, उसका कंप्लीट एकदम पैकेज हो गया। एंटी मलेरियल तो प्लाज्मेडियम वाइवेक्स को ठीक करेगा उसे जो इन्फेक्शन हुआ है, एंटीपायरेटिक बुखार को ठीक करेगा, और एंटासिड वगैरह एसिडिटी ठीक करेगा। सेम वे कि तुरंत जो प्रॉब्लम है तो एक्यूप्रेशर से इंस्टेंट रिलीफ मिल जाती है, कई बार ठीक भी हो जाता है, इट्स एक्यूप्रेशर। एंड एक्यूपंक्चर जब रहता है उससे इनर हीलिंग होती है, जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रखी होती है, इट मे टेक बिट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा सा जो भी जैसा बीमारी का है, और तो एक दूसरे को ये बोले तो कंपेंसेटरी है रेदर देन डिफरेंट, या एक ही फैमिली से इंटीग्रेटेड है, साथ है, और एक दूसरे को दोनों कंपेंसेट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी नॉट कंपेंसेट, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बीमारियों की यहाँ पर बात करते हैं, कौन कौन सी ऐसी गंभीर बीमारियाँ हैं जिनका इलाज एक्यूपंक्चर के जरिए किया जा सकता है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं? सच बताऊं, सारी बीमारियां इसमें कवर होती हैं, एक्सेप्ट फ्यू इमरजेंसी थिंग्स। कई बार कुछ इमरजेंसी की स्थितियां होती हैं, वो नहीं, बट बात तो ये है कि पीपल डोंट गो फॉर ऑल प्रॉब्लम्स इन दिस एक्यूपंक्चर, बिकॉज आज के समय में 2 गोली खाली, हर इंसान बहुत सुविधा की तरफ भाग रहा है जीवन में, कोई भी थोड़ा सा भी मेहनत करना, एफर्ट देना, वो सब नहीं चाहता, सुविधा मिल, 2 टैबलेट खाना भूल जाते हैं, डायबिटीज़ की गोली अक्सर लोग भूल जाते हैं, हाइपरटेंशन की टैबलेट खाना है अक्सर भूल जाते हैं। इस हद तक आराम पसंद ज़िंदगी में लोग व्यवस्थित हो रखे हैं। और एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट के लिए मान लो कोई प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स ने, एक्यूपंक्चरिस्ट ने बताया कि ठीक है आपको 7 सिटिंग लेनी, 21 सिटिंग लेनी है, 30 सिटिंग्स लेनी, तो उतने दिन पेशेंट को चल के एक्यूपंक्चरिस्ट के क्लिनिक पे जाना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा जो भी टाइम वहाँ खर्च होगा वो टाइम खर्च करना पड़ेगा, तो काफ़ी उसके लिए व्यवहारिक नहीं रहता। तो वो कोशिश करते हैं जो नॉर्मल जो चीज़ें आराम हो सकती है, ठीक हो सकते हैं, घर पे कर लें या डॉक्टर के पास 1-2 बार दवाई लेकर। लेकिन जो प्रॉब्लम्स के लिए पेशेंट बाकी जगह ठीक नहीं हो पाते हैं, थक हार जाते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं, और उसमें मोस्टली पैरालिटिक केसेस होते हैं, क्योंकि पैरालिसिस के लिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे सेटिस्फैक्ट्री इलाज है नहीं। एक्यूपंक्चर इज द बेस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर पैरालिसिस, मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, इन दिस वर्ल्ड। दुनिया भर में सबसे प्रभावी चिकित्सा का पद्धति और सबसे अच्छे रिजल्ट्स पैरालिसिस में एक्यूपंक्चर के हैं, नंबर 1। अनदर थिंग इज दैट कि मोस्ट ऑफ द स्पाइन रिलेटेड केसेस, जैसे कि लुम्बर स्पॉन्डिलोसिस, कमर के निचले हिस्से में जो प्रॉब्लम हो जाती है, रॉन्ग पोस्चर से, गलत बैठने से, डिस्क स्लिप हो जाती है, वेट उठाने से, खड्डे वगैरह में पैर गिर जाने से, या लुम्बर स्पॉन्डिलोसिस में कई बार पैरों में उसकी प्रॉब्लम की वजह से झंझनाहट शुरू हो जाती है, या सियाटिका की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पैरों में सुन्नपन आने लगता है, पैरों में अलग सा पेन होता है, तलबों में प्रॉब्लम आती है,
पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तलवों में जलन प्रॉब्लम आती है, ये लुम्बर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ये सर्वाइकल से रिलेटेड जो स्पाइन के अपर पोर्शन से सर्वाइकल रीजन से हुई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनके केसेस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के, या सामान्य भाषा में कहते हैं सर्वाइकल हो गया, या हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन आने लग जाता है, चक्कर आने लगते हैं, ये सब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, उसके काफ़ी केसेस आते हैं। बच्चों में, छोटे बच्चों के भी केसेस आते हैं, सेरिब्रल पैल्सी के काफ़ी केसेस आते हैं, वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के केसेस आई मीन टू से वो आते हैं, इंसोमेनिया, नींद न आने की प्रॉब्लम, अल्जाइमर और पार्किंसंस के भी केस आते हैं मैम। अल्जाइमर और पार्किंसंस आज की डेट में दो ऐसी लीथल, घातक या दुखद कह सकते हैं, मैं तो जितने शब्द इनके लिए इस्तेमाल करो कम है, एक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ऐसी बीमारियां हो रखी हैं। पार्किंसंस में हाथ ऐसे कंट्रोल नहीं रहता और शरीर पूरा ढीला और लुंज-पुंज होता चला जाता है। अल्जाइमर में पेशेंट भूलने लगता है, अपने को ही भूल जाता है, सबको भूल जाता है, किसी का कुछ नहीं पता, मेमोरी धीरे धीरे लॉस होने लगती है, लास्ट में एक जिंदा लाश जैसा बन के रह जाता है, उसे खुद नहीं पता कि कौन है, क्या है, कहाँ से आया, क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता। ये इस तरह के ये पेशेंट्स भी आते हैं। एंड इनफैक्ट मैम आई वोंट क्लेम कि हम लोग एक्यूपंक्चर में इन्हें ठीक कर लेते हैं, बट यस, जिस स्थिति में आते हैं वहाँ पर डिजीज़ का फर्दर प्रोग्रेस रोक देते हैं, रुक जाता है, रोक देते हैं। इट्स नॉट कोई हम स्पेशल व्यक्ति हैं, बट इस पद्धति से इस बीमारी का फर्दर प्रोग्रेस रुक जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं और किसी समस्या को लेकर आते हैं कि मान लीजिए पैरों में दर्द है या सलसलाहट है या चलने फिरने में तकलीफ है, तो आप इस विद्या के जरिए किस तरह से, आपका डायग्नोसिस किस तरह से होता है, कैसे आपको पता चलता है कि अब कौन सा इसमें कौन सा प्रेशर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैसे आगे एक्यूपेंचर किधर करना है, तो डायग्नोसिस किस तरह से चलता है? ठीक है, एग्जैक्टली। देखिए, सच्चाई तो ये है, मैं अपना बताऊं, बाकी मैं पद्धति क्या भी बताऊं। जब पेशेंट आता है ना मैम, पहले पता होता कि पेशेंट आ रहा है, और जब आता है तो मैं अपने क्लिनिक के चेंबर में बैठा होता हूं और गेट से जब चलकर आ रहा होता मैं चुपचाप उसको आराम से घूरता हूं, उसकी चाल देखता हूं। आधी चीज़ें तो मैम पेशेंट की चाल से मालूम चल जाती हैं। एक जो भी एक्यूपंक्चरिस्ट होते हैं, खासकर मैम, इट वॉज जस्ट अ लाइटर साइड, बट ये फैक्ट है कि मैं जो एक्यूपंक्चरिस्ट होते हैं वो चाल को भी अच्छा सा नोटिस करते हैं, या कोई अच्छे डॉक्टर हो वो भी चाल को नोटिस करेंगे, चाल से भी पेशेंट को समझ लेते हैं कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ कैसी हो रही है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स ओके, बातचीत करते हैं, बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, डिफरेंट अपने सिम्टम्स बताते हैं। सिम्टम्स से एक मोटा मोटा अंदाज़ा होता है कि इनको वो हो सकता है चीज़ें। एंड थिंग इज दैट कि फिर उसके बाद हम लोग अपना कन्फर्मेटरी टेस्ट के हिसाब से उनके जो सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उन प्रेशर पॉइंट्स को ठीक है प्रोब करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर, फिर प्रेशर पॉइंट्स को जस्ट टू कन्फर्म अवर एजम्पशन हम लोग मान के लिए हो सकता है इसको ये भी हो सकता है या ये हो सकता है, तो उनको जस्ट टू क्रॉस चेक उनके प्रेशर पॉइंट से हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं। ये तो हो गया, बट पेशेंट डोंट अंडरस्टैंड कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, उससे नहीं मानता। डॉक्टर साहब ने 4 बीमारियां बता दी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, हल्का पैरों में थोड़ी दर्द झंझनाहट होने लग गई है, ऐसा कैसे मान लूँ? इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड द थिंग इज दैट कि वी डोंट नीड फॉर आवर पर्सनल नीड। तो डॉक्टर तो पेशेंट को रेकमेंड करना, भाई एक काम करना, थोड़ा सा जो पेशेंट को अगर MRI होनी है तो उसको सिंपल सा एक्सरे रिकमेंड करता हूँ कि जाओ भाई एक एक्सरे करा लेना, और उसे एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, बट आपको ये नहीं पता कि आपको ये प्रॉब्लम है। मैं तो समझता हूँ आपकी तसल्ली के लिए ये एक्सरे करा लो, उसमें जो रेडियोलॉजिस्ट है वो अपनी रिपोर्ट में लिख कर बता देगा कि हाँ ये प्रॉब्लम का डाउटफुल लग रहा है। फैक्ट तो यह है, कोई भी अच्छा जो बराबर एक्यूपंक्चरिस्ट है वो पॉइंट से कंफर्म कर लेता है। जो चीज़ें 4,000, 5,000 रुपये या 8,000 के MRI से कंफर्म होती हैं, वो एक्यूपंक्चरिस्ट केवल पॉइंट से कंफर्म कर लेते हैं कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रखी है, इस हद तक बढ़ी हुई भी है। बट पेशेंट डोंट एग्री, दे डोंट एग्री कि हाँ ऐसा हुआ, फिर इसलिए उनको टेस्ट और एटलीस्ट
मैं इतनी ऑनेस्टी से करता हूँ, भाई ये आपको प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपकी तसल्ली के लिए आपको टेस्ट लिख रहा हूँ, और चाहो तो करा लें। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट टेस्ट कराता है, सोच के शायद डॉक्टर साहब ब्लफ कर रहे हैं, पर बस डराने के लिए ब्लफ कर रहे हैं, तो भाई टेस्ट करा लो। टेस्ट कराता है, फिर भागते हुए आते हैं। ऐसे ही होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं इलाज फिर हाँ, मतलब रिपीट, फिर उसके बाद अपना चालू करते हैं। देन दे बिलीव, बिकॉज सी एक्यूपेंक्चरिस्ट के पास गए हैं, उसने देखा, छूकर कैसे बता दिया कि हमें ये बीमारी है, हम कैसे मान ले? आज तक तो डॉक्टर साहब लोग जहाँ जाते हैं लंबे चौड़े टेस्ट बताते हैं, कैसे मान ले? दे आर नॉट एट फॉल्ट, बिकॉज उन लोग को जानकारी होती नहीं बेचारों को। दे आर नॉट एट रॉन्ग साइड। मैं उनको कभी भी गलत नहीं मानता, वो अपनी जगह सही है। मैं शायद उनकी जगह हूँ तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करूँ या बिहेव करूँ। तो फिर एक बार जब उनके हाथ में रिपोर्ट्स होती, नहीं, फिर उनका भरोसा एक्यूपेंक्चरिस्ट पे डबल हो जाता है। एलोपैथ तो बचपन से देखा, या बाकी चीज़ें तो वहाँ तो पहले ही भरोसा करके जाते, श्रद्धा है कि डॉक्टर साहब जैसा है। बट एक्यूपेंक्चरिस्ट के यहाँ 50% श्रद्धा में आता है, 50% डाउट रहते हैं। बट इसके बाद फिर वो हाँ ठीक है, देन इट्स ओके। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, उम्र की बात करें तो एक्यूपेंचर का जो ये पद्धति है, इसमें कितने कम उम्र से शुरुआत की जा सकती है इलाज के, अगर किसी बहुत ही इन्फेंट बच्चे को तकलीफ, और कितने उम्र तक के व्यक्ति तक ये इलाज किया जा सकता है? मैम, इसमें उम्र का बंधन या सीमा नहीं है। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, मैं मेरे ही ट्रीटमेंट का बता सकता हूँ। हरिद्वार की बात है, कितने ही पेशेंट आए हैं मेरे पास हरिद्वार में, सेरिब्रल पैल्सी के जब केसेस होते हैं, वो इन्फेंट होते हैं, नियोनेटल्स होते हैं। सेरिब्रल पैल्सी आमतौर पे एट अ टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे की बर्थ में थोड़ा सा इशू होते हैं, प्रॉपर उनका रोना नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है, तो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट बराबर नहीं हो रहा होता है। तो उस केस में सेरिब्रल पैल्सी में जितनी जल्दी पेशेंट आता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का बच्चा ले आते हैं, 1 साल का ले आते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग, इवन फॉर अ सिंगल डे, कि भाई तुरंत करते हैं। और ख़ासकर जब आपने ऐसा अच्छा सवाल किया कि सेरिब्रल पैल्सी में क्या एज ग्रुप होता है, तो सेरिब्रल पैल्सी में जितनी जल्दी आता है, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंड अगर इसमें टाइमली नहीं इंटरवीन किया जाता है तो ये पूरी लाइफ पेशेंट की कंप्रोमाइज आप हो जाती है। आप देखते होंगे कि कितने बड़े बड़े बच्चे होते हैं जो हाथ पैर ऐसे हैं, बोल भी नहीं पाते, खा भी नहीं पाते, वो इस तरह की प्रॉब्लम के शिकार होते हैं, टाइमली उनका ट्रीटमेंट क्योर नहीं हो पाता। तो जितनी जल्दी पेशेंट आ जाते हैं, तो एक्यूपेंक्चर में इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कि किस एज ग्रुप से हैं। एंड ओल्डेस्ट वन, मैंने हरिद्वार में एक माता जी हैं, आश्रम की संचालिका हैं, 89 ईयर ओल्ड की हैं, और उनको मैंने सियाटिका ट्रीट किया था। तो वो एज से 89, 90, 95 आराम से कर सकते हैं, नॉट एन इशू, एंड सी गेव वंडरफुल रिजल्ट्स आल्सो। कई बार मैं ये चीज़ें सोच कर मन को बड़ी खुशी होती है उन माता जी का, एंड सी वाज सो डिलाइटेड, बिकॉज सियाटिका एक इतना खतरनाक, मतलब बोले तो खतरनाक नहीं तो इतना पीड़ादायक एक बीमारी है, इतना अधिक तकलीफ देती, दर्द देती है। अब किसी का अगर दर्द आप कम कर सको, हर सको, या आप उसके दर्द कम करने की वजह बन सको या माध्यम बन सको, उससे बेहतर क्या हो सकता है? तो उससे अच्छी फील क्या आएगी। तो आपने एज वाली बात कही तो मुझे ध्यान आ गया कि हमारी माता जी हैं, एक 89 की थी, 3 साल पहले, राइट नाउ शी इज 92, तो उनका सियाटिका ठीक हुआ था। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जानना चाहेंगे इन नीडल्स के बारे में, किस तरह से बनी होती हैं और किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या एक्यूपेंचर पद्धति के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं या नहीं? एग्जैक्टली मैम, ये सारी चीज़ें, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मिस हुई है वो भी बताऊंगा। जो निडल्स का इस्तेमाल होता है, क्या इनसे दर्द होता है और ब्लीडिंग होती है, ये चीज़ रह गई, ये भी मैं जोड़ देता हूँ मैम। बेसिकली मैम, निडल्स 2-3 तरह की होती हैं। पुराने समय में रजवाड़े राजा महाराजा लोग सोने की निडल्स भी यूज़ करते थे, तांबे की निडल्स भी यूज़ होती थी, लेकिन आमतौर पर स्टेनलेस स्टील की निडल यूज़ होती हैं। ये चीज़ें हुई। रही बात निडल्स से पेन होता है या नहीं होता है, सच बात तो है सोनाली जी, ऐसा लगता है कि इट्स अ मैजिक। अगर ये जादूगरी दिखाई जाए केवल किसी को भी, ये निडल लगाता हूँ और आपको दर्द नहीं होगा या ब्लीडिंग नहीं होगी, नो डील बिलीव,
और उसको निडल आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पूरा प्रिक कर दिया जाए, मैं कर देता हूँ और पेन नहीं होता है, देन इट्स लाइक मैजिक फॉर देम। बट द थिंग इज दैट कि निडल्स को प्रिक करने में कोई पेन नहीं होता है। एट द मोस्ट अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पेन हुआ तो मच्छर के काटने जितना, दैट्स ऑल। निडल के प्रिक करने में कोई पेन नहीं होता और कोई ब्लीडिंग नहीं होती। ओवरऑल में देखा जाए तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। केवल एक चीज़ का हम प्रिकॉशन लेते हैं, नथिंग एल्स, कि अगर कोई पेशेंट जो नॉर्मल में लो बीपी के केस हुआ करते हैं, आमतौर पे जिनका बीपी थोड़ा सा लोअर साइड में रहता है, केवल उन लोगों में प्रिकॉशन लेना रहता है, क्योंकि ये निडलिंग करने के बाद पेशेंट की जो बॉडी है थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। तो बीपी अगर लोअर साइड में तो थोड़ा सा और लो हो सकता है, तो उनको पहले पूछ लेते हैं कि बीपी कैसा रहता है, चेक किया जाता है, बीपी ट्रीटमेंट से पहले चेक किया जाता है। तो उनको थोड़ा पानी 1-2 ग्लास पानी पिला दिया या कुछ ऐसा ORS दे दिया तो नॉर्मल हो जाता है, तो उसके बाद उनका कर देते हैं, नथिंग एल्स। बाकी साइड इफ़ेक्ट जैसा कोई इसमें इशू नहीं। और पेशेंट को ट्रीटमेंट में निडल्स फेस में भी, सर में भी इतनी गहरी गहरी निडल्स लगती हैं, मैं ही लगाया करता हूँ, एंड इट्स अ रूटीन, डेली ही लगती हैं और लगाना ही होता है। इनफैक्ट मैम लाइफ का एक प्यारा सा एक्सपीरियंस है, आज भी अच्छा लगता है। आई जस्ट शेयर विद यू। अभी बात होते होते आ गई, बात आउट ऑफ द रेफरेंस है। हरिद्वार में ही मैंने एक केस किया हुआ है, बाद में तो कई केस किए थे। ऑप्टिक एट्रोफी एक बीमारी होती है, हाँ मैं इसको कवर कर लेता हूँ। ऑप्टिक एट्रोफी एक बीमारी होती है, इसमें ऑप्टिक नर्व को ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वो धीरे धीरे सूखने लगती है। ऑप्टिक नर्व से ब्लड सप्लाई रेटिना तक नहीं जाती है, वो कई 2-3 कारण होते हैं, कुछ कारणों से वो सूखने लगती है ऑप्टिक नर्व, और उसके बाद से धीरे धीरे रोशनी कम होने लग जाती है पेशेंट की। एंड उसका कोई कहीं इलाज नहीं है, और कहाँ, दुनिया भर में मैम, जो एकदम ऑन पेपर बुक्स है। एक्यूपंक्चर में इसका ट्रीटमेंट है। मेरे पास एक केस आया था, प्यारा सा लड़का है, रुड़की का था, आया था, कोरोना के टाइम में आया था। ठीक है, मैंने किया। इनफैक्ट इट्स सो चैलेंजिंग कि इसमें आँख के इस पॉइंट में अंदर, यहाँ और यहाँ इस तरह पॉइंट्स में निडलिंग करनी होती है, एंड ऑफ कोर्स पेन तो होता नहीं है, बट इट्स क्वाइट थ्रिलिंग कि जो लोग देखते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कुल मिलाकर। चलिए, थोड़ा टॉपिक से भटक गया, बट इट्स ओके, एक ऐसा एक्सपीरियंस था। आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू एंड ठीक है, दर्शकों के साथ भी, कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अहम जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको संजीवनी का आज का भाग बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।